गुड आफ्टरनून दोस्तों। आईएएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ फिर से लेकर के आया हूँ इंडियन पॉलिटी का फोर्थ लेक्चर। है ना, 3 लेक्चर मैंने पहले ही पढ़ा दिया था और ये फोर्थ लेक्चर लेकर के आया हूँ उसी सीरीज का। ठीक है, कल लेक्चर नहीं आ पाया था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और ये कंटिन्यूअस सीरीज जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। जो भी गरीब है, नीडी है, जो बड़े कोचिंग संस्थान में 1.5 2 2.5 लाख नहीं अफोर्ड कर सकता है, उसे दीजिए लिंक। पूरा सिलेबस का प्रिपरेशन कराऊंगा, खुद कराऊंगा, अकेले पढ़ाऊंगा, आंसर राइटिंग से लेकर के एस्से से लेकर A to Z। मंडे को एक लेक्चर आएगा कि अच्छा एस्से कैसे लिखते हैं, फिर आएगा कि ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, फिर एक बार लाएंगे जीएस की आंसर राइटिंग करते हैं, सब कुछ लाएंगे। ठीक है, स्लोली स्लोली। ठीक है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मोनेटाइजेशन नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास जॉब है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। बस जो सपना मेरा नहीं पूरा हो पाया वो मैं चाहता हूँ मेरे थ्रू किसी और का पूरा हो। ठीक है, चलिए तो लेटेस्ट बिगिन। जो फोर्थ चैप्टर में लेके आया हूँ उसका नाम है द प्रियम्बल। क्या उसका नाम है? द प्रियम्बल। देखिए, इस प्रियम्बल की चर्चा मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही किया था कि आखिर ये प्रियम्बल होता क्या है, ये प्रियम्बल क्या होता है। जिस तरह से किसी भी बुक का जो प्रीफेस होता है, जो शुरू का एक्नॉलेजमेंट होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है ना, जो उस बुक का समरी या ओवरव्यू देता है, वही उसी तरह से जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का समरी देता है, इंटरफेस देता है, ओपनिंग स्टेटमेंट देता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देता है। क्या देता है? आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये प्री और मेंस दोनों के लिए, ज्यादा इसमें प्री से रिलेवेंट चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन कौन था जिसमें प्रियम्बल हुआ करता था, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रीलिम्स का शब्द है। ठीक है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रियम्बल था। इंडिया का प्रियम्बल मैं पहले ही बताऊं किससे प्रेरित था। इट वाज इंस्पायर्ड बाई, है ना, इट वाज इंस्पायर्ड बाई द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। इट वाज इंस्पायर्ड बाई ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। उसको किसने मूव किया था? विच वाज मूव्ड बाई विच वाज मूव्ड बाई पंडित नेहरू, है ना। ठीक है, और वो प्रियम्बल को सिर्फ एक बार योग किया गया है, अमेंड किया गया है। ठीक है, और कब अमेंड किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उससे अमेंड किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे, उसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड सेकुलर, सोशलिस्ट उसमें ऐड किया गया था। ठीक है, जो प्रेजेंट फॉर्म में प्रियम्बल है वो क्या है, क्यों मैं कह रहा हूँ इसको याद रखना है। प्रीलिम्स में इससे भी सवाल पूछ रहे थे कि ये टर्म है प्रियम्बल में, इनमें से कौन सा टर्म नहीं है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute into sovereign socialist secular democratic republic to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, belief, faith, expression and worship। याद रखिएगा, ऐसा पूछ लिया था एक बार विजन या किसी का मैं दे रहा था अभ्यास, उसमें पूछा था कि लिबर्टी किस किस चीज का है प्रियम्बल के अंदर। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप सब चीज का है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट among them all fraternity assuring dignity of the individual and unity and integrity of the nation। मैं फिर कह रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है? एक एक टर्म से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी मॉक देने गया था, एक आध में अपने मॉक का वीडियो डाल पाऊंगा क्योंकि मैं नॉन सिलेक्टेड हूँ, सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंस्टीट्यूट डालते हैं। पर मैं कुछ 7 या 8 मॉक दिया था, उसमें से 2 3 जो अच्छे मॉक थे मैं उसका डालूंगा। और आप उसमें देखेंगे मुझसे एक मॉक में पूरी की पूरी प्रियम्बल पढ़ने के लिए बोल दी गई थी कि आपको प्रियम्बल याद है तो आप इसे पढ़ के सुनाएं, और मैंने सुनाया था। तो हो सकता है मेन इंटरव्यू में ये चीज कभी रेप्लिकेट कर जाए, नहीं तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये मैं पहले भी डील कर चुका हूँ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इट वॉज अडॉप्टेड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का देखिए एक्चुअल प्रियम्बल ऐसे दिखता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक्चुअल प्रियम्बल ऐसे दिखता है। कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल के अंदर देखिए क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जस्टिस किस तरह का, वो भी हम आगे डील करेंगे। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब एक एक टर्म को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है ये एक्सप्लेन करने भी आ सकता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स।
सॉवरेन मतलब क्या होता है? किसी भी इंडिया या सॉवरेन कंट्री, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया इज फ्री टू परस्यू इट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पॉलिसीज। इंडिया किसी के दबाव में नहीं है। जैसे आजादी से पहले हम सॉवरेन नहीं थे, भले हमारे पास प्रोविंशियल असेंबलीज थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कई इंडियन मेंबर्स थे, पर जो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट करता था उस हिसाब से हमें चलना पड़ता था। आज की डेट में हम सॉवरेन हैं। भारत का जो पार्लियामेंट है वो जो चाहे कानून बना सकता है, उसको स्ट्राइक डाउन करने का पावर सिर्फ और सिर्फ भारत के जुडिशियरी को है। ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ या यूएनओ कहे कि भैया आप ये पॉलिसी बना गलत बनाए, आप इसको स्ट्राइक डाउन करिए। वो एक सजेशन दे सकता है, बट वो कभी भी मतलब एक बाइंडिंग वो नहीं कर सकता है, बाइंडिंग ऑर्डर नहीं दे सकता है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। इसका मतलब ये है कि वी आर फ्री टू परस्यू आवर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल परस्यू विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और डोमिनेंस। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा ये सॉवरेन जो था ये ओरिजिनली प्रियम्बल में था। ठीक है, ओरिजिनल था प्रियम्बल में, कोई ऐड वर्ड नहीं किया गया, तो ओरिजिनली प्रियम्बल में स्टार्टिंग से था। नेक्स्ट सोशलिस्ट, पहले बता दूं सोशलिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था प्रियम्बल में। इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था। क्या कहता है ये कि भले वो बाद में बताएंगे। ये सोशलिस्ट का मतलब ये होता है, समझिएगा, तीन तरह की सोसाइटी होती है, इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब, कैपिटलिस्ट का होता है फ्री ट्रेड में विश्वास करता है, एडम स्मिथ के। ठीक है, मतलब स्टेट का कंप्लीट सेसेशन होता है बिजनेस से। एक कहावत, एक बहुत अच्छी लाइन भी है, स्टेट हैज नो बिजनेस टू डू एनी बिजनेस। वही कैपिटलिज्म है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, एक्सेसिव प्राइवेटाइजेशन होता है। सोशलिस्ट में क्या होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन हैंड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट। कैपिटलिस्ट का एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स इज अ वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट का एग्जांपल आप कह सकते हो, इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो, प्री 1991 एरा में एक तरह का सोशलिस्ट था। चाइना और रशिया देखिए वो कम्युनिस्ट है। सर कम्युनिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट का ही एकदम एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनिस्ट, या यूं कहें सोशलिज्म जो है कम्युनिज्म का लिबरल फॉर्म है। सोशलिज्म के अंदर प्राइवेट सेक्टर अलाउड है पर वो रेगुलेट होती है, प्राइवेट सेक्टर अलाउड है पर वो रेगुलेट होती है। ठीक है। मिक्स क्या होता है कि दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी, है ना। पर नो डाउट ज्यादा ज्यादा मोर जो होता है प्राइवेट सेक्टर की ओर इंक्लाइनेशन होती है। मिक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया। पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो सोशलिस्ट का मतलब ये हुआ। सर अच्छा खराब देखो, कोई भी मॉडल अच्छा खराब नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, अपनी अपनी खामियां हैं, वो डील हम लोग होती है कहाँ? इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड। हाँ, एक और बात बता दूं, भले सोशलिस्ट हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था हमारी बहुत सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑलरेडी वो सोशलिस्ट पॉलिसी को पार्ट 4A में, सॉरी पार्ट 4 में जो था, ऑलरेडी बहुत सारी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ली गई थी। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि टू रिमूव, आप कह सकते हो टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हमारे संविधान का है वो है जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, है ना। इसके अलावा to give it is the duty of the state to give arms, to give help in case of sickness etc. तो इसमें बहुत सारी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स थी, इन केस ऑफ एनी डिजेबिलिटी। नेक्स्ट, सेकुलर, ये भी पहले नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया। फिर बात कहला दूं, भले ये नहीं था, लेकिन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 225 टू 28 ये ऑलरेडी सेकुलर प्रिंसिपल इंडिया का बताता है। इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, मैं पिछले क्लास में डील कर चुका हूँ, यहाँ सर्वधर्म संभव है। तो इंडिया का सेकुलरिज्म का मतलब ये हुआ कि इंडिया में सर्व पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, मतलब सर्वधर्म संभव। मतलब स्टेट का कंप्लीट डाइवोर्स नहीं है रिलीजन से। स्टेट जितना हिंदुइज्म को मदद कर सकता है उतना ही इस्लाम को मदद कर सकता है, उतना ही क्रिश्चियनिटी को, उतना ही सिखिज्म को। और हमारे देश पर वो मदद करने में किसी भी धर्म के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या होता है? उसमें जो जैसे यूरोप में होता है, उसमें पूरा स्टेट का कंप्लीट डाइवोर्स होता है रिलीजन से। ये मैं पहले बहुत डिटेल में बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक, ये ओरिजिनली था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है, देखिए एक तो अब्राहम लिंकन द्वारा वो बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना। अब वो एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट
ऑफ द पीपल, जनता बनाती है, बाय द पीपल, ठीक है, फॉर द पीपल, जनता के लिए। दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक, और एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता डायरेक्ट वोट करती है और उसके चार इंस्ट्रूमेंट है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट होता है जैसे किसी इंपॉर्टेंट मुद्दा पे डायरेक्ट पब्लिक की वोटिंग। रिकॉल होता है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम नहीं कर रहा है उसको वापस बुला ले। रेफरेंडम भी होता है ना, रेफरेंडम भी किसी पॉलिसी से पब्लिक की वोटिंग होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जनता नुमाइंदा चुनती है और वो नुमाइंदा जनता की बात रखता है। ये हमारे इंडिया में है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं। अगर क्वेश्चन पूछे कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, या यूं कहें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम, अब देखिए चुनाव चल रहा है, आज दिल्ली के अंदर चुनाव है, हम अपने सांसद को चुनेंगे। सपोज दैट मनोज तिवारी को हमने चुन लिया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, तो नॉर्थ किसी भी पॉलिसी इशू पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक एक व्यक्ति जाके तो बहस नहीं करेगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बिहाफ पे कौन बहस करेगा, उनकी हक को रखेगा, वो है सांसद मनोज तिवारी, है ना। जैसे हमारे माननीय मोदी जी कहाँ से सांसद है, वाराणसी से, उम्मीद करते हैं इस बार भी जीतेंगे, तीसरी बार भी। तो वाराणसी के लोगों की जो बात है, जो हक है, ये संसद में कौन रखेगा? ये वाराणसी का एक जन का एक सिटीजन नहीं रखेगा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अच्छा, तो ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक। और एक और बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पूछा जा सकता है, हमारे प्रियम्बल में डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं हो, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। सर ये क्या है? ये वही है जो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किए थे अपने 3 कैविएट्स में, मैंने मेंस के लेक्चर में बताया था। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कि भाई एवरीवन मस्ट हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डेमोक्रेसी, किसी प्रकार का की सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हर वक्त हर व्यक्ति सोशली अपलिफ्टेड होना चाहिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सभी के पास मीन्स ऑफ लिविंग होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो हम उसको इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर एक बहस छिड़ सकता है, क्या इंडिया में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पेपर पे तो है, और रियल लाइफ में आइडियली तो नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे पिछले 10 साल 20 साल में कई लोग गरीबी रेखा से ऊपर खींच के लाए गए हैं। बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लाई गई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो ये एक गरीब तबका को इकोनॉमिकली डेमोक्रेटिक, या यूं कहे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के ये टूल्स, ठीक है, जो जो स्कीम्स लाई जा रही हैं। रिपब्लिक, देखिए इंडिया इज अ रिपब्लिक, ठीक है। और रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हमारा हेड है वो इलेक्टेड हेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। लेकिन यूके इज नॉट अ रिपब्लिक, वहाँ हेरिडेटरी है किंग की पोजीशन, वो हेरिडेटरी है, इलेक्टेड नहीं होते। एक तो ये मतलब होता है। इसका एक और मतलब होता है जो कई बार आप देखेंगे टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है, कि रिपब्लिक का एक और मतलब होता है कि किसी भी प्रिविलेज क्लास का एब्सेंस होना, और ऑल ऑफिसेज ओपन है सभी के लिए। मतलब एक गरीब बच्चा भी प्रधानमंत्री जी का रिश्तेदार भी यूपीएससी लिख सकता है, तो एक सजाए याफ्ता क्रिमिनल है उसका बेटा भी यूपीएससी लिख सकता है। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब वो भी आईएएस के पद के लिए अपने आप को एज ए कैंडिडेट घोषित कर सकता है, और दूसरा भी घोषित करता है। सिमिलरली एमपी के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ, अगर वो सर्टेन क्वालिफिकेशन से उसको मीट करते हैं कि एज है 25 साल और ये वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब कि रिपब्लिक का मतलब ये होता है। फिर तीसरा चीज, 3 मतलब होता है रिपब्लिक का। पहला हमने आपको बताया कि इलेक्टेड हेड होना चाहिए, याद रखिए ऐसा चीज हो सकता है मेंस में आ जाए जीएस2 में। व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेबोरेट। इलेक्टेड हेड होना चाहिए, तो आप सिर्फ इलेक्टेड हेड लिख के आएंगे, कम नंबर मिलेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, कि जो पॉलिटिकल सोवेरेनिटी है वो किसके हाथ में है? याद रखिएगा, इन द हैंड्स ऑफ, इज इन हैंड्स ऑफ पब्लिक, वो जनता के हाथ में है पॉलिटिकल सोवेरेनिटी। और तीसरा, ठीक है, तीसरा है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ये रट लीजिएगा, मेरा एक बार गलत हुआ था, हमको लगता है कि सोवेरेनिटी ऑब्जेक्टिव है, नहीं। हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 4 है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस मतलब क्या हुआ, कि जनता को सोशल जस्टिस मिले, ताकि किसी प्रकार का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस मिले, कि भाई हर आदमी इकोनॉमिकली इंपॉर्ड हो। पॉलिटिकल जस्टिस मिले, किसी को पॉलिटिकल ऑफिस से डिस्क्रिमिनेशन करके रोकना, पर्चा भरने के लिए, या चुनाव में वोट देने से रोकना, तो इस तरह का जस्टिस होना चाहिए। लिबर्टी, थॉट, हम कुछ भी सोच सकते हैं बशर्ते वो देश के संविधान और जनता के अगेंस्ट ना जाए। एक्सप्रेशन, कि हम अब फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
बिलीफ, हम कोई भी धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको बताया हर व्यक्ति को समान अधिकार है यूपीएससी का पर्चा भरने को, एसएससी सीजीएल को भरने को, आईआईटी बनने को, जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें वो अगर सही उतरता है। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, इसका बहुत अच्छा बात है। हम पंजाबी हो सकते हैं, मद्रासी हो सकते हैं, बिहारी हो सकते हैं, दिल्लाइट हो सकते हैं, झारखंडी हो सकते हैं, पर सबसे पहले हम क्या है, हम एक हिंदुस्तानी हैं। उसके बाद तो देखिए, महात्मा गांधी कहते थे, एक बहुत बड़ा डिबेट आता है, डिबेट भी आया था कि कर्नाटका ने अपना ओन फ्लैग ले लिया है, तो क्या ये हमारे फ्रेटर्निटी टर्म के अगेंस्ट है? ऐसा कुछ नहीं। महात्मा गांधी कहते थे, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ प्राउड इंडियन आई फील प्राउड टू बी अ गुजराती। मतलब लेकिन हाँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो अपने आप को इंडियन कहते थे। उसी तरह से कोई हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन पहले वो हिंदुस्तानी है। तो फ्रेटर्निटी टर्म ये क्या? तो देखिए, कभी भी एक्सप्लेन करने ना, हमें लगता है जो लक्ष्मीकांत में लिखा है, जो हमारे सर बोले हुए, जो भी उस टर्म से रिलेटेड आपके पास नॉलेज है, आप उसको मेंस के आंसर शीट में डालिए। मैं बता आपको देता हूँ, यू विल फेच गुड मार्क्स देन द अदर। वो जो रटे रटाए एक आध टीचर की जो भाषाएं चल रही हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, उसी को छाप रहे हैं। आप देखिए ना, इस बार पीएसआई पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि पिछले कई साल से रिजल्ट आ रहे थे, नाम लेना ठीक नहीं है, एक सर्टेन कोचिंग क्लासेस से। अब जिसको देखो वही पढ़ रहा है, उन्हीं नोट्स को रट रहा है, उन्हीं लाइन को छाप रहा है, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि वो रहा। और जो वहां नहीं भी पढ़ रहा है, उन्हीं नोट्स को पढ़ रहा है। आप पढ़िए, देखो कभी भी, खासकर ऑप्शनल में बोलूं, टीचर के नोट्स को आप जरूर बेस बनाइए, पर उसमें आप अपनी पॉइंट्स को किताबों से पढ़ करके, इधर से पढ़ के, न्यूज सुन करके उसमें ऐड ऑन करिए। दिस इज ऑल अबाउट मीन्स, है ना, दिस इज ऑल अबाउट मीन्स। मैंने आपको बता दूं, अभी इस बार मेंस में क्वेश्चन आया था पुरवैया को लेकर, ये किसी टीचर के नोट्स में नहीं मिलेगा। तो मैंने इसमें, मुझे जीएस वन में अच्छे मार्क्स आए हैं, 90 मार्क्स आए हैं ना। अब आप कहेंगे 90 जीएस वन में नंबर ही कब उठे? तो पुरवैया में मैंने कंक्लूड किया था, अकबर के कोर्ट में एक, वो बिहार के घाघ कवि थे, घाघ कवि, उन्होंने एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा था, सावन मास बहे पुरवैया, बैला बेच के की निभा गैया। तो इस लाइन से मैंने कंक्लूड किया था। तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं जीएस में नंबर ठीक आएगा। ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारी चीज, फिर ये आया था कि पुरवैया का क्या पूर्वांचल में इंपॉर्टेंस है, तो मैंने बताया था। अब देखिए, ये किसी लक्ष्मीकांत या रमेश सिंह या राम आहूजा किताब में नहीं मिलेगा। मैंने बताया था कि जब पुरवैया आती है तो सावन का जो पुरवैया वहां से बहता है, तो वहाँ पुरवैया बहने के बाद वहाँ पूर्वांचल में खीर पूरी का बहुत आपको इम्पोर्टेंट रस्म है ना। तो ये चीज आपको सोच के लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब एक एक टर्म को यहाँ इलेबोरेट किया गया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मैंने आपको बताया था, वो आप एक बार रीड कर लेंगे। बाकी मैंने सारा आपको समराइज बता दिया कि जस्टिस का मतलब क्या होता है। लिबर्टी ऑफ थॉट बिलीफ भी आपको बता दिया, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी बताया, ब्रदरहुड भी बता दिया, फ्रेटर्निटी। प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? इसको लेकर के हमें क्या, सुप्रीम कोर्ट को कंफ्यूजन था। आइए लेट अस टेक द केस, क्योंकि केस से भी प्रीलिम्स पूछ लेता है। बेरू बेरी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोविजन जो प्रियम्बल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल पर्पस बताता है, ठीक है, और वो बोला कि सिर्फ पर्पस बताता है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा, उसने कहा कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेरू बड़ी यूनियन केस में कहा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में इसको रिजेक्ट करते हुए अपने ओपिनियन को बदला और कहा कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, आपको दे सकता है स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू उलट देगा, कि बेरू बेरी में कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, केशव नंदा में कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसी तो उलटता है। तो याद रखिएगा, बेरू बेरी यूनियन में कहा कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन केशव नंदा भारती में कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर और भी केस है, एलआईसी केस ऑफ इंडिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये भी कुछ, प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स। प्रियम्बल ना तो लेजिस्लेचर को कोई पावर देता है, और ना ही वो लेजिस्लेचर के किसी पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कई बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। बस वो करता क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बताता है कि व्हाट इज द सार, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वो बताता है, ये हेल्प करता है जुडिशरी कई बार प्रियम्बल के टर्म्स के लाइट में अपने जजमेंट को डिलीवर करता है, ठीक है। इट इज नॉन जस्टिसिएबल, दैट इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल। वो जस्टिसिएबल नहीं है, आप जाके नहीं कह सकते कि भाई हमारा देश में ये चीज सोशलिस्ट के तौर पे नहीं हो रहा है। दैट आप देखिए, हमारे यहाँ सोशलिस्ट बहुत हद तक 1991 रिफॉर्म्स के बाद हमारा देश मिक्स्ड इकोनॉमी है, विद मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। प्राइवेट प्रॉपर्टी धड़ल्ले से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना। आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो सही है कि गलत है मैं नहीं कह रहा हूँ, वो एक अलग इशू है, बट हो रहा है। तो इट इज नॉट जस्टिसिबल का मतलब ये है कि आप कोर्ट जाके नहीं लड़ सकते कि भाई प्रियम्बल में तो मेंशन है सोशलिस्ट, और हम सोशलिस्ट हैं नहीं, अब तो
कैपिटलिज्म की ओर जा रहे हैं। तो फिर ऐसे भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ क्वेश्चन में कि ऑल्दो the preamble is non-enforceable in courts of law, but it has great importance. Comment. तो कमेंट में आप क्या क्या पॉइंट लिखेंगे? आप लिखेंगे कि हाँ, पहले बताएंगे, इंट्रोडक्शन लिख देंगे, है ना, देखिए स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। फिर आप इस स्टेटमेंट को बताएंगे कि हाँ, क्यों इन्फोर्सेबल नहीं है, क्योंकि वो जस्टिसिएबल नहीं है कोर्ट के अंदर। उसमें आप छोटा सा एग्जांपल देंगे कि एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कैपिटलिज्म है, हम उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते। बट फिर आप नेक्स्ट सब हेडिंग डालेंगे कि सब हेडिंग डालेंगे इट्स इंपॉर्टेंस, है ना, या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। ये मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे आंसर राइटिंग करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल, उसमें आप क्या लिखेंगे कि भाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। केस का नाम दे देंगे, जैसे केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस। फिर मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा मेरे उससे वीडियो से। सेकंड आप कहेंगे उसे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई डिसीजंस दिए हैं इसके लाइट में, ठीक। तीसरा ये बताता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म जैसे सेकुलरिज्म, रिपब्लिक, इन चीजों को एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है, ठीक है। नो डाउट ये प्रिंसिपल नहीं भी मेंशन था तो हम मानते थे कि हमारा देश का संविधान सेकुलर है, लेकिन इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करते, तो इस तरह से आप बहुत अच्छा से 10 नंबर का लिख सकते हैं। और लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल्दो इट इज नॉट जस्टिसिएबल, बट इट इज लाइक हार्ट ऑफ द इंडियन बॉडी, है ना, जो अगर जिसकी धड़कन रुकी तो इंसान मर जाता है, उसी तरह से अगर प्रियम्बल वायलेट हुआ तो संविधान का एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड आंसर, ठीक है। सर ये कैसे स्ट्राइक करेगा? लिखते लिखते स्ट्राइक हुआ, या पढ़ते पढ़ते मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप इन चीजों को ध्यान से सुनते चले। अब एक और बात है, बहुत समय पहले ये भी एक बात आया कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, फिर इस पे भी डिबेट था। तो इस पे हिस्टोरिक केस ऑफ केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रियम्बल को, चूंकि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते उसके बेसिक फीचर को ना डिस्ट्रॉय किया जाए। अब बेसिक फीचर क्या है? कल को हम कहते हैं इंडिया इज नॉट अ सेकुलर हिंदू रिपब्लिक, तो वो बेसिक फीचर को तुरंत स्ट्राइक डाउन कर देगा। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आता है कि इज प्रियम्बल अमेंडेबल? यस इट इज अमेंडेबल until and unless its basic feature of doctrine is not violated। मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 इंपॉर्टेंट चीज ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। वो था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। याद रखिएगा ये 3 इंपॉर्टेंट चीज थे जो पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में नहीं थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है। इसी के साथ प्रियम्बल एक छोटा सा था, प्रियम्बल चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अब थोड़ा एक देखता हूँ कि अभी जो पढ़ा है उससे मीन से कुछ मुझे अलग मिलता है तो मैं लेके आता हूँ। एक चीज डिफरेंट सोर्सेस में डाल दूंगा कि डिफरेंट सोर्सेस जो थे कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गए थे, जैसे फंडामेंटल राइट्स यहाँ से, जस्टिस यहाँ से, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से, वो इमरजेंसी प्रिंसिपल्स, वो डाल दूंगा अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर या किसी लेक्चर में वो फ्लो चार्ट में लिखा जाऊँ, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऐसे ही मिलते रहेंगे। करंट अफेयर की भी आज लेक्चर आएगी। और आज से मैं अनाउंस कर दूं हिस्ट्री ऑप्शनल, जिसमें मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, मैं आपको बता दूं 285 स्कोर था। अभी तक मुझे मेरे से ऊपर इस प्रीलिम्स में 2 ही लोग मिले हैं। एक ऑल इंडिया रैंक 9 है नौसीन खान मैम नाम से, है ना, नौसीन खान। उनके 304 एक्सेप्शनल मार्क्स हैं, नो डाउट, सी डिजर्व्स लार्ज अपलॉड। और एक कोई निशांत सर करके हैं, ठीक है, उनके 400 कुछ रैंक है, उनके मेरे से 1 नंबर ज्यादा है 286। और भी लोग होंगे पर मुझे ये अभी तक मिला है। और ये मेरा पहला मेंस था, मैंने आपको बताया प्रीलिम्स में कई बार गच्चा खाया था, पहला मेंस था, आई स्कोर 285। मेरे सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर 148 है, जो कि नौसीन खान मैडम से भी ज्यादा है ऑल इंडिया रैंक से। तो उसका कोर्स आज से मैं लेकर के आ रहा हूँ, आज इवनिंग से पहला लेक्चर रहेगा और ये एक्सेप्शनल रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आप भी कहेंगे कि यूं ही किसी को 285 नहीं आ जाता, वो भी पहली बार मेंस लिख करके, ठीक है। सो थैंक यू, स्टे ट्यून। मैं फिर कह रहा हूँ बांटो, जल्द ही मैं अपने एक मित्र को भी इससे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जो साइड में ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं जल्द करंट अफेयर्स के लेक्चर में। थैंक यू, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल।